अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। आज ताखीर की तरह माजरत, लेकिन एक तो इतवार भी था और दूसरा आज जो है वो मेरे बेटे अज़ैन अनीक नाजी, आज उनकी जूनियर मिस्टर नाजी, आज उनकी 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। बर्थडे थी उनकी आज, उसमें भी कुछ मसरूफ रहे। तो गुजारिशात जो आपकी खिदमत में मैंने पेश करनी है। एक तो री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम पे जो ड्रामा पाकिस्तान में हो रहा है, ये किस कदर घटिया, कितना सतही और किस कदर बदयानत, यानी इसकी आगाज ही इस कदर बदयानती से हो रहा है कि किसी भी तरह की कोई उम्मीद लगाना पागलपन है। कैसे, वो बताता हूं। और दूसरा, ये जो अब सार आलम ने कॉलम लिखा है, जो बहुत इस पर गुफ्तगू हो रही है कि उस कॉलम में उन्होंने बताया किस तरह से पाकिस्तान की एक एजेंसी के एक अफसर ने खातून एंकर को मतलब है भर्ती करने की कोशिश की कि वो फलां आदमी के साथ मतलब है कोई ताल्लुक बना ले, दोस्ती बना ले, और उसके बाद ताकि हम ब्लैकमेल कर सके। हनी ट्रैप। अब ये इंकशाफ जो है, ये उन तमाम लोगों के लिए इंकशाफ है जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में काम नहीं करते या कोई ताल्लुक नहीं है उनका, या कोई जो वो लोग जो इंटेलिजेंस एजेंसी के नेटवर्क को बिल्कुल भी नहीं जानते, फिल्में भी नहीं देखते, यानी कुछ बिल्कुल ही बेखबर हैं, उनके लिए ये इंकशाफ हो सकता है। बाकी मतलब आमतौर पे मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इंकशाफ वाली बात है। हाँ, इसमें नयापन जरूर है कि एक कैरेक्टर सामने आके खड़ा हो गया और एक नाम भी आ गया है, ये है बस, और कुछ नहीं है। इस पर बात करते हैं। इमरान खान पर तो बात करने का फायदा कोई नहीं है, मैं थक गया हूं, कितनी बात की जाए। एक चैप्टर फिनिश हो गया, अब आगे चलें। वो जब गिरफ्तार वगैरह होगा तो कर लेंगे बात उसके इंप्लीकेशंस पे, लेकिन अभी आज फजूल है। पहली बात तो यह है जी कि री इमेजिनिंग पाकिस्तान, ये है किताब री इमेजिनिंग पाकिस्तान। ये 2018 में मैंने इसको खरीदा था। ये हुसैन हक्कानी की लिखी हुई किताब है। अच्छा, ये जो किताब है बुनियादी तौर पे ये अकेली किताब नहीं, बल्कि इसके साथ एक और किताब है मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, वो भी हुसैन हक्कानी की लिखी किताब है। इन दोनों किताबों को जब आप मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर वो सही तस्वीर मुकम्मल होती है। लेकिन खैर, अगर आप ये अकेले भी पढ़ लें तो री इमेजिनिंग, अब इसको मैं इस व्लॉग में तो भाई नहीं समझा सकता। किताब मुख्तसरन, इस किताब का जो मुख्तसर तरीन तारुफ हो सकता है वो खुद हुसैन हक्कानी ने इसके नाम में लिख दिया, री इमेजिनिंग पाकिस्तान। यही इस किताब का मौजू है। लेकिन बहुत यानी बुनियादी तौर पे उनका मुकदमा यह है कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो उस वक्त कायदे आजम खुद भी, यानी कायदे आजम ने जिंदगी में, ये तो हकीकत है ना, किताब कोई ऐसी नहीं लिखी, कोई बुकलेट भी नहीं लिखा जिसमें वो ये क्लियर करें कि उनके नजदीक पाकिस्तान का आइडिया है क्या। अच्छा, चूंकि कायदे आजम ने कोई फिक्री रहनुमाई के लिए किताब नहीं लिखी पाकिस्तान के आइडिया के ऊपर, तो नतीजा उसका यह निकला कि अब ये तकरीरें हैं कायदे आजम की जिनको हम सीने से लगा के फिरते हैं। एक वो तकरीर है वही 11 अगस्त वाली मशहूर जो दस्तूर साज असम्बली में हुई। बाकी दूसरी तकरीरें भी हैं जो उन्होंने कश्मीर के वो जो शुरू हो गया था कॉन्फ्लिक्ट, जो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में की, या तकरीरें उन्होंने वैसे कोयटा में भी बड़ी की, वो भी हमने कौन सी सुन ली मान ली, पेशावर में भी की, वो भी। एनीवे, तो इसमें यह है कि जब वो नहीं है, फिक्री रहनुमाई मौजूद नहीं है, वो क्यों नहीं है? अच्छा, वो इसलिए नहीं है, वो भी अगर आप गौर करें, फिर जब तारीख में जाएंगे तो बड़ा फिर भूल भुलैयां आ जाती हैं। मसलन कैबिनेट मिशन प्लान पाकिस्तान जो था वो कायदे आजम मान गए थे। अच्छा, अब कैबिनेट मिशन प्लान ही अगर कायदे आजम मान गए थे तो जवाहरलाल नेहरू था जो नहीं माना। अगर जवाहरलाल नेहरू मान जाता जिस तरह कायदे आजम मान गए थे तो पाकिस्तान बनता ही ना, टाइटा फिश, मसला खत्म था। यानी नींद खुद मुख्तारी एक तरह की मिल जाती, डिफेंस करेंसी वो दिल्ली के पास होती, कायदे आजम मान गए थे, नेहरू नहीं माना था। अच्छा, तो यहां से भी जरा पता चलता है। अच्छा, खुद होमवर्क पाकिस्तान बनाने वालों का जो कितना क्लियर थे वो बानियान कायदे आजम के साथ ही, वो भी बड़ी तफसील मौजूद है कि उनको भी आइडिया नहीं था, क्लियरिटी नहीं थी कि क्या होगा। अच्छा, अब तकरीरों में यानी ये मौजूद है। अच्छा, अब आगे मैं मतलब गुजारिश आपसे करूं कि ये जब लॉर्ड माउंटबेटन आया मिसाल के तौर पे, अब ये पता नहीं इसमें दर्ज है या मैग्निफिसेंट डिल्यूजन में दर्ज है ये वाकया। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब लॉर्ड वेवल से ये इनकी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो रही थी, वो गवर्नर जनरल जब आया 47 मार्च में, जब आया मार्च गालिबन, हाँ, तो उसमें जो नोट्स एक्सचेंज हुए वो हुसैन हक्कानी ने वो नोट्स और वो चीजें निकाल के लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और यहां से वो निकाल के कमाल किया उस आदमी ने, वो एविडेंस निकाल के ले आया। तो वहां पर जो डिस्कशन हुई उनमें यह भी था कि वेवल ने लॉर्ड माउंटबेटन को बताया कि लियाकत अली खान ने खत लिखा है, पाकिस्तान में बनना था, ये तो तय हो गया था। तो उस वेवल को लियाकत अली खान ने खत लिखा कि ये जो हमने टेम्पररी कैपिटल बनाना है पाकिस्तान का, कराची, आरजी, और उसके लिए हमें जो वहां का चीफ सेक्रेटरी है सिंध का, वो ताउन नहीं कर रहा, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, दफ्तर चाहिए ना, मतलब मुल्क चलाना दफ्तर चाहिए, तो दफ्तर जो बने हुए हैं
वो हमारे से ताउन नहीं कर रहा, सिंध का चीफ सेक्रेटरी, तो आपने हमें एक कमीशन्ड ऑफिसर देना है आर्मी का, पता नहीं ब्रिगेडियर या कोई इस तरह इस रैंक का कोई हमें दें जो हमें वो दफ्तर खाली करा के दे। नाउ इमेजिन दिस इज बिफोर बर्थ ऑफ पाकिस्तान कि लियाकत अली खान बाकायदा लिख कर एक फौजी अफसर का बाकायदा मुतालबा कर चुके थे कि उसने कराची में इनको दफ्तर खाली करा के उसने देने थे, क्योंकि ये सिंध जो है ये 1937 में वापस आया ना। ये जनरल नेपियर इसको 1840 में इसको कैप्चर किया था और 1847-46 में इसको वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था तो उसके हवाले करके चला गया था। सिंध फिर सूबा नहीं रहा था, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ऑपरेट चलता था, मतलब ये 1937 में वापस सूबा बना था। तो वहां का वो चीफ सेक्रेटरी अपने लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो नई सूबाई इंतजामिया बना रही थी जिस पर जाके ये हमारे बुजुर्ग, तो ये जो अगस्त में यानी बना ना जी 14 अगस्त, तो उसके बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इनका गुजारा मुश्किल से चला। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कैपिटल था सिंध का वो फेडरल गवर्नमेंट उठा के फेंक दिया, तो हैदराबाद बना दिया था। तो सिंध का जो कैपिटल रहा है वो हैदराबाद रहा है अंटिल इस्लामाबाद नहीं बना और कराची से शिफ्ट नहीं हुआ। ये भी वैसे उन दोनों हजरात ने जो नोट्स की हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो रही थी वहां पे ये भी एक बहस जो है वो रिपोर्ट की है हुसैन हक्कानी ने, और वो बहस बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि जब ये टेम्पररी कैपिटल ही बनाने जा रहे हैं मुस्लिम लीग वाले, तो फिर ये कराची क्यों बना रहे हैं और झगड़ा डाल रहे हैं कि वहां पे वो दफ्तर कम है तो फौज जाएगी और उसको निकालेगी, इनको बिठाएगी। हैदराबाद की जरूरत क्या है, क्योंकि लाहौर मौजूद है। लाहौर में वहां GOR1 भी है, वहां सेक्रेटेरिएट, पंजाब का सेक्रेटेरिएट, वो 13 करोड़ की आबादी आज तक वहां से 14 करोड़ की जितनी भी आबादी पर ज्यादा ही है, तो वहां से ऑपरेट हो रहा। तो 47 में क्या आबादी थी, मसला ही कोई नहीं था, लाहौर से काम शुरू कर देते। मतलब वहां अदालतें, बिल्डिंग्स की बात करता रहा ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। ये जो हम कहानियां सुनते हैं कि अफसरों ने पाकिस्तान जब बना तो खैमों में बैठ के काम करते थे और वो पिन्स अवेलेबल नहीं होती थी फाइल पे लगाने के लिए, कॉमन पिन, तो वो दरख्तों के और कीकर के वो कांटों से करते थे और बड़ा बुरा हाल था। ये दुरुस्त बातें हैं, ये इसमें कोई मतलब है, कोई शुबा नहीं है। बिल्कुल बड़ी उन्होंने सख्ती और देखी पाकिस्तान के शुरू में सरकारी अफसरों ने, लेकिन ये भी हकीकत है कि इसकी जरूरत नहीं थी। इसकी अगर लाहौर बना दिया जाता, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो आरजी बनाना था ना, तो उसकी जरूरत नहीं थी। तो ये दिस इज द एविडेंस कि वो जो पाकिस्तान जाहिर है बना, कायद आज़म ने बनाया, उनके साथियों ने बनाया, तो वो उनको खुद भी उनका बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं था। और ये फिर बाद में हमने एक अजीब काम किया कि कराची जब बन गया, यानी कैपिटल, आप बतौर कैपिटल जब स्टैब्लिश हो गया और 50s के बाद 60s में जब वो फ्लाई कर रहा था, यानी एज अ मतलब वाइब्रेंट सिटी, तो फिर अयूब खान उसको उठा के इस्लामाबाद ले गया डिफेंस के नाम पर। हालांकि कराची रहना चाहिए था और फाइनेंशियल कैपिटल आज तक कराची है, लेकिन बहरहाल चलें, अब ये फिर कोई तारीखी भूल बनी है ना इसमें, कहां कितना बंदा भटके। तो ये है री इमेजिनिंग पाकिस्तान। ये जो है अपना तहरीक पाकिस्तान में जो उठी है, जिसके मरकजी रहनुमा मिफ्ता और ये लोग मुस्तफा नवाज खोखर है, ये इतने बददयानत लोग हैं कि ये सामने आए हैं री इमेजिनिंग पाकिस्तान, जी हम बदलेंगे। और इनकी फिक्री बददयानती है कि हुसैन हक्कानी जिसकी किताब का ये नाम है, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये नाम लेकर ये कहे कि ये हुसैन हक्कानी की किताब थी, ये उसका आइडिया था, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, और उस आइडिया को हम वहां से उठा के अब आगे बढ़ रहे हैं। कौमों में यही होता है, एक दानिश्वर स्कॉलर आइडिया देता है, उसको इंप्लीमेंट करने वाले वो दानिश्वर खुद नहीं होता, पॉलिटिशियन होते हैं। यही होता है तरक्की का सफर। लेकिन ये इतने बददयानत लोग हैं कि इन्होंने हुसैन हक्कानी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस पर गद्दारी का स्टेप, वो झूठी मोहर लगाई हुई है, लगी हुई है, और उस झूठी मोहर के डर की वजह से इनमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि ये नाम उसका ले सके। अच्छा, नहीं ले सकना तो मत लो, उसका लेकर अपना नाम छाप रहे हैं। इतने री इमेजिन तो बड़ी दूर की बात है, पहली चीज होती है इमेजिनेशन। इनकी जो इमेजिनेशन है मिफ्ता की या इन सारे लोगों की, ये इतनी बैरन है, इतनी बंजर है, इतनी वीरान है, सन्नाटे हैं वहां, सन्नाटे। यानी ये जब कोई सोच तख्लीक करने बैठते हैं तो वहां पे इनके जहन में सन्नाटे हैं, सन्नाटे। क्यों? एक तहरीक का तुम नाम नहीं सोच सकते, एक उन्वान नहीं सोच सकते। जिनकी अपनी इमेजिनेशन का यह हाल है कि वो अपनी एक तहरीक को नाम नहीं दे सकते, चुरा कर नाम लगा रहे हैं। अखलाकी जरूरत नहीं है कि उस बंदे का, ये उस झूठे और जबर के माहौल से लोगों को निकालेंगे। इन लोगों से ये यानी फिक्री बददयानती, फिक्री मुनाफकत और उसके साथ नालायकी की इंतहा, तख्लीक जहां पे आएगी
देखना जी, आपने शेर लिखना है, पेंटिंग बनानी है, फिल्म है, ड्रामा है, किसी तहरीक का कोई नाम रखना है, उसके लिए कोई इमेजिनेशन होगी, तखलीक होगी। अच्छा, वहां पे सन्नाटे और वीराने पड़े हुए हैं, तो जिनकी इमेजिनेशन इतनी पुअर है वो री इमेजिन करने चले। कोई एक लतीफा है पाकिस्तान में यार, कमाल है। तो ये सब ड्रामेबाज, रंगबाज ये करेंगे री इमेजिन। आगे चले। अब सहार आलम ने जो लिखा जी, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। हनी ट्रैप एवरीवन नोज कि ये एजेंसियों का तरीका है। एजेंसियों का देखें, दुनिया में कोई भी एजेंसी हो काम करने वाली, आपने कभी उसकी जिम्मेदारियों पे गौर किया? उसके पास जिम्मेदारियां उसकी क्या लगाई जाती हैं? ये जो 007 जेम्स बॉन्ड हमारे यहां बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, वो जेम्स बॉन्ड करता क्या है दूसरे मुल्कों में जाके? कभी सोचा है? आप किसी जानवर, एक जिंदा जीते जागते आदमी को दूसरे मुल्क भेजते हैं, दुश्मन मुल्कों में भेजते हैं, तो वो क्या बाय द बुक हो रहा होता है काम? क्या वो बाय लॉ हो रहा होता है? क्या वो इंटरनेशनल लॉज को यानी इजाजत देता है? दुनिया भर की एजेंसीज मेरे भाई, ये इसीलिए ब्लैक ये शैडोज होते हैं, डार्क शैडोज, जिनके अंदर ये ऑपरेट करती हैं। और जिन रूल्स पर ये ऑपरेट करती हैं वहां पे अखलाकियात वगैरह नहीं होते, क्योंकि वहां कानून भी नहीं होता, उस तरह से नहीं होता। आपके ख्याल में अफगानिस्तान, इराक में जो कुछ अमरीकी फौजी या बरतानवी फौजी कर रहे थे या उनकी एजेंसीज कर रही थी, क्या वो उनके अपने मुल्कों में उन्हें काबिल कबूल है? ठीक है, जब आप बहरहाल एजेंसीज, मैं वजाहत नहीं पेश कर रहा ना, मैं कह रहा हूं कि वो ठीक करती हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि दैट्स हाउ द रियलिटी इज ऑफ ईच एंड एवरी एजेंसी। अब जरा पाकिस्तान के अपने अंदर आ जाए, पूरी सोसाइटी में बाय द वे क्या चीज है? एक तो ना वक्ती, आपने देखो फौज को या ISI को इस वक्त तनकीद करना, गाली देना, ये फैशन है इस वक्त। आजकल इमरान खान ने जो माहौल बना दिया, खास तौर पर ये 5th जनरेशन वॉर के बाद, अब ये फैशन है कि जिस आदमी को लाइक्स लेने हैं, रेटिंग लेनी है, वाह करानी है, आप जो जितनी बड़ी गाली ISI फौज को देगा उतना पॉपुलर हो जाएगा, लोग वाह 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 वाह। लेकिन ये चस्केबाजी है, ये चस्केबाजी है, ये कोई मसले का हल नहीं है। ये मसला जेन्युइन है, ओरिजिनल है। इस मसले का जो सामना है वो मीडिया में खवातीन, सिर्फ ये एजेंसी का तो एक ये सामने आया ना, खुद मीडिया हाउसेस के मालकान क्या कर रहे हैं? एक मीडिया हाउस यानी उसका मालिक जो है वो न्यूज एंकर हो, उसकी मॉर्निंग शो की एंकर हो, वहां पे उसकी नौकरी मिलती ही नहीं है जब तक उसका मालिक, उसका सेठ जो है वो अपनी हवस पूरी नहीं करता। एक मीडिया हाउसेस वो बड़ा जी नमाजें, दाढ़ी, ये वो वगैरह, फराह गोगी की बहन से उसने शादी की हुई है, और फराह गोगी के रिकमेंडेशन पे सारी वो खवातीन जो है वो मीडिया हाउस चला भी रही है। तो ये गलाजत। अच्छा, इसके बाद बैंकों में चले जाएं, बैंक्स में जो करती हैं खवातीन मुलाजमत या तरक्की आगे हासिल करने के लिए, वकीलों के दफ्तर में जरा जाके देखें ना, जूनियर वकीलों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आप ये दुकानों में काम करती हुई से, जिस सेक्टर में भी आप चले जाएं, फील्ड में काम करने वाली जो खातून है, और अगर वो जवान और खूबसूरत भी है, तो उसको तरक्की हासिल करने के लिए, जो भी उसका शोबा हो, तरक्की हासिल करने के लिए कभी ना कभी ये मकरू यानी जो बातें हैं, ये मशवरे की सूरत में सुननी पड़ती हैं। कोई ना कोई ऑफर ये लेकर आता है, दुनिया में हर जगह आता है। मैं बरतानिया जहां बैठा हूं, यहां इतने सख्त कवानीन है कि यहां पे एक औरत सिर्फ घूरने पर, यानी एक आदमी ने कोई इशारा भी नहीं किया, बात भी नहीं की, घूर रहा है सिर्फ, उसके घूरने पर वह पुलिस कॉल कर लेगी और घूरने पर आदमी जेल है। लेकिन यह मसला क्या बरतानिया में खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। इट इज देयर, वेरी मच प्रेजेंट, विजिबल। अच्छा, कवानीन बहुत सख्त हैं, लेकिन प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई। तो अगर तो ये जो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि खवातीन को ब्लैकमेलिंग, फील्ड में उनके जिस्मानी फायदा उठाना, उनको फिजिकल अब्यूज करना, अब्यूज ही हुआ ना जी ये, तो ये फायदा उठाना उनके साथ, उनको ब्लैकमेल करके तरक्की का झांसा देकर, वो घरों में काम करती हुई मुलाजमा हो, मुलाजमा टाकी मारने वाली मुलाजमा, वहां से शुरू होती है ये गलाजत हमारे घरों में। आंखें खोलकर देखें, इतने पाकीज़ा जी, वो ये पहली दफा घरों में मुलाजमत करती हुई लड़कियों, बच्चियों से ये बात शुरू होती है। और खैमों की वो लड़कियां जो कूड़े में आके उठा रही होती हैं, उनके साथ दुकानदार और ये सिपाही, और ये यहां से ये ब्लैकमेल शुरू होती है टू द टॉप। आप इस मसले का अगर कोई पहले अदराक होना चाहिए, फहम होना चाहिए, फिर आप इसके इलाज के लिए निकलते हैं। एक वाकये को सामने लाकर वक्ती डोंगरे बजाने हीरो बनना, ये सतही बातें हैं, जैसे औरत मार्च है, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, ये चस्केबाजी की बातें हैं, ये कोई संजीदा बात नहीं है। अगर इसका संजीदा किसी को दिलचस्पी है, वापस आता हूं,
री इमेजिनिंग पाकिस्तान से शुरू करें और यहां तक कि खवातीन को इस ब्लैकमेलिंग से कैसे बचाना है। ये सिर्फ एजेंसी और मीडिया की मसला नहीं है, ये विद इन दी सिविलियन कम्युनिटी। एयरलाइन इंडस्ट्री मिसाल के तौर पे क्या है, ये जो प्राइमरी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में या सरकारी स्कूल्स में जो एजुकेशन सेक्टर में खवातीन काम करती हैं, सरकारी मुलाजमतें करती हैं, उनको अपने अफसरों को खुश करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। पुलिस में जो खवातीन काम कर रही हैं और अगर खूबसूरत हो तो उसको अपने अफसर को खुश करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ये कोई बातें छुपी हुई हैं, इसको सिर्फ एक एंगल पे ना रखें, ब्रॉड। तो री इमेजिनेशन पाकिस्तान हो, री इमेजिनिंग पाकिस्तान हो, या ये खवातीन के साथ एक जेन्युइन मसला जिसमें वो घर में काम करती हुई मुलाजमा से लेकर ऊपर टॉप तक, फेडरल सेक्रेटरी लेवल तक या प्राइवेट सेक्टर में ऊपर सीईओज तक, कॉम्प्रीहेंसिव इसकी पॉलिसी बनानी होगी। दोनों का मकाम पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है। और पार्लियामेंट अगर खवातीन को इस ब्लैकमेलिंग से दूर रखने के लिए कोई लेजिस्लेशन करती है तो इस पर फौज को क्या एतराज हो सकता है या अदालतों को क्या एतराज हो सकता है। और एग्जीक्यूटिव अगर उसको एनफोर्स करती है उन रूल्स को तो इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है, इसराइल को या अमेरिका को। तो ये मसला बहुत गंभीर, बहुत फैला हुआ है, इसको एक जगह फोकस करना ये भी बदयांती है, शरारत है और कुछ नहीं। अच्छा जी, इजाजत चाहता हूं आपसे, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके हमसायों, दोस्तों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।